सहारा प्रणाम, बहुत स्वागत है आप सभी का सहारा समय पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हाल ही में हुए 5 राज्य के चुनावों में देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी थी। यहां टीएमसी ने जहां जीत की हैट्रिक बनाई तो वहीं बीजेपी के 200 प्लस सीट जीतने के दावे धरे के धरे रह गए। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं आज अन्य कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। खबरों के मुताबिक कुल 43 मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे, जिनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 10 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री होंगे। राजभवन में सादे समारोह में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अमित मित्रा सहित 2 मंत्री वर्चुअल शपथ लेंगे। अमित मित्रा जहां अस्वस्थ हैं तो वहीं ब्रात्य बसु कोरोना संक्रमण से उबर रही हैं। कैबिनेट मंत्रियों में अमित मित्रा, पार्थ चैटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, गुलाम रब्बानी, विप्लव मित्र, जावेद खान, इसके अलावा सिद्दीकुल्ला चौधरी और अन्य के नाम शामिल हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों में पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर समेत सुजीत बोस और इंद्रनील सेन के नाम शामिल हैं। बात करें राज्य मंत्रियों की तो पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, इसके अलावा दिलीप मंडल, अखरुज्जामा शिवली साहा, श्रीकांत महतो, जस्मीन शबीना, वीरवाहा हासंदा और ज्योत्सना मंडी के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। वहीं फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी का नाम शामिल है। खास बात यह है कि ये चारों नेता आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और हमारे साथ खास आज बंगाल मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ जल्दी से मैं करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा टीएमसी प्रवक्ता दयाशंकर सिंह भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी आपके पास दयाशंकर जी। आज जो मंत्रिमंडल की शपथ समारोह को रखा गया है और जो कैबिनेट के मंत्री चुने गए हैं, 43 मंत्री हैं जिनको आज शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन 4 विधायक जिन पर मुसीबत बढ़ चुकी है, राज्यपाल की तरफ से सीबीआई जांच की इजाजत दे दी गई है। कैसे देखते हैं, किस तरह से इस माहौल में आज ये शपथ होना है? ये चीजें जिस फर्जी वीडियो के बाद टीएमसी की छवि खराब करने की कोशिश की गई और जांच में पता यह तक चला कि आज तक ग्रुप के कोई पत्रकार थे, उनको भी मृत घोषित किया गया। टीएमसी के द्वारा मारे जाने की खबर चलाई गई। उनको खुद आकर पुष्टि करनी पड़ेगी कि भाई मैं तो जीवित हूँ, कहाँ से चल रहा है। और जो रेप का केस का जो वीडियो वायरल हो रहा था वो बांग्लादेश की महिला का था। तो पता नहीं देश की राजनीति किधर जा रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। देश में हाहाकार मची हुई है, रोज 4 से 5 हजार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इससे निपटने का कोई उचित तरीका का सहारा नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को जान को जोखिम में डालना, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए ना, अब तो क्या हो गया है कि दूसरे स्टेट के मंत्री भी बोल दे रहे हैं कि भाई आप काम की बात करो, मन की बात मत करो। काम की बात के लिए फोन आप क्या करिए। और देखिए हम लोग शुरू से आरोप लगाते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब 8-8, 10-10 कोटे जो है ये भी कही कि आप कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव करा रहे हैं, जनता के जान को खतरा है, इस प्रकार से अगर आप लोग करते हैं और इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को दयाशंकर जी, मेरा सवाल ये था ही नहीं जो आप बाकी राज्यों के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल ये था कि कैसे आज शपथ दिलाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस वक्त भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई थी। उस वक्त भी जुबानी जंग जो है शपथ के वक्त हो गई थी, जबकि वो तो वक्त सिर्फ शपथ लेने का था। और आज तो है जो आपके 4 मंत्री जिन पर दाग लग चुका है और अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच की इजाजत राज्यपाल की तरफ से मिल चुकी है, तो कैसे शपथ आज कराएंगे? जो भरोसा जनता ने आप लोगों पर जताया है उस भरोसे को कैसे कायम करेंगे? सवाल तो मेरा ये था। देखिए नीतू जी,
आरोप लगाने वाले कौन है, मैंने चूंकि उदाहरण शुरू में ही आपको बताया कि जिस तरह से एक पत्रकार को दिखाया गया कि ये मृत है, महिला का रेप का घटना दिखाया गया, आरोप तो किसी के ऊपर लगता है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, दोष सिद्ध होगा। देखिए काफी लोगों के ऊपर सीबीआई ने, आपने देखा होगा कि चुनाव के वक्त भी छापा मारा, छवि खराब करने की कोशिश किया, लेकिन अंतोगत्वा क्या रिजल्ट निकला ये तो भविष्य के गर्त में है। जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कुछ तो ऐसी वॉशिंग मशीन घूम रही है कि जब उनके पार्टियों में लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी इतनी साफ सुथरी छवि हो जाती है कि बड़ा ही जनता गुमराह हो जाती है। तो ये भी अब काल के गर्त में है। राज्यपाल महोदय किस तरह से, अगर सत्य बोलना है तो राज्यपाल में आपने कहा कि दीदी में ठन गया, तो दीदी ने सत्य बोला तो ठनना इसको नहीं कहते हैं। अगर मैं सत्य बोल देता हूँ किसी के सामने, हम लोग झूठ बोलने वाले, जुमला अपने बात को जुमला बताने वाले लोग नहीं है, समझिएगा। हम लोग सत्य बोलेंगे, अगर किसी को बुरा लगता है तो इससे टीएमसी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है खेमचंद जी, कुछ समझ पा रहे हैं आप क्या कुछ कह रहे हैं दयाशंकर जी? नैतिकता टीएमसी ने पूरी तरीके से त्याग दी है। आपने देखा दीदी खुद चुनाव हार जाती हैं, नंदीग्राम में चुनाव हार जाती हैं और एक हारी हुई कैंडिडेट प्रदेश की सीएम बनती है। मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। दूसरा, प्रदेश जल रहा है, प्रदेश में लोग मर रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि लोग वहां पे मारे नहीं गए? क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को वहां पे जलाया नहीं गया? क्या ये कह सकते हैं कि वहां पे बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या ये कह सकते हैं कि वहां पे लगातार लोगों की प्रॉपर्टियों को जलाया नहीं जा रहा है, लोगों की प्रॉपर्टियों को लूटा नहीं जा रहा है, घरों को तोड़ा नहीं जा रहा है? क्या ये कह सकते हैं? हर जगह ये हाल है। कई जगह सैकड़ों की संख्या में गांव खाली हो गए, हिंदू वहां से भगा दिए गए। एक विशेष धर्म के लोग जो इनके प्रिय हैं, जो इनके आप कह सकते हैं संरक्षण प्राप्त लोग हैं, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वहां पे पूरी तरीके से अत्याचार शुरू कर दिए हैं, और वो भी सरकारी संरक्षण में। अब ये लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम सच बोलते हैं। आप क्या सच बोलते हैं? अगर राज्यपाल महोदय धर्म की बात याद दिलाते हैं, राय धर्म की बात कहते हैं, तो उसमें क्या गलत है? अगर वो दीदी को कहते हैं कि आपको तुरंत कार्रवाई करके जो अनाचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा फैली हुई है, उसको रोकना है, उस पर तेजी से काम करना है, उसमें क्या गलत है? लेकिन दीदी को सच्चाई तो सुननी नहीं है, दीदी को तो सच्चाई से नफरत है। दीदी तो वही जंगल राज कायम करके रखना चाहती हैं जो उनका 10 साल से चल रहा था। अब आपको बता दूं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में है। हम आपसे विधानसभा में भी लड़ेंगे, हम स्ट्रीट पर भी लड़ेंगे, हम बंगाल के एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं अपनी शक्ति के साथ। आपको अनाचार करने नहीं देंगे, आपको अत्याचार नहीं करने देंगे। हमारे नेता लगातार कार्यकर्ताओं के घर पे जा रहे हैं, आम जनता के घर पे जा रहे हैं, जिनको आपने नुकसान पहुंचाया है, जिनके आपने प्रियजनों को मारा पीटा है या जिनकी हत्या की है, जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत ही दुखद है। अरे जल्दी क्या है? आप तो 5 साल राज करने वाले हो ना। जिन लोगों पे आरोप लगे हुए हैं, थोड़े दिन वेट करो, आने दो सीबीआई की रिपोर्ट, देखने दो। आपके पास तो और भी नेता है ना, आप तो 200 से ज्यादा एमएलए जीत के आए हैं, तो आप उनमें से किसी और व्यक्ति को बना सकते हैं। आज आप लिस्ट भी देखिए, उस लिस्ट में जब आप नजर मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब वो बंगाल नहीं है जो बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुओं का पश्चिम बंगाल था। आज मंत्रियों की लिस्ट में देखिए, एक विशेष वर्ग के लोगों का जो कोटा है, वो मैसिव कोटा है, उन्हीं के नाम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ठीक है, अब मैं आऊंगी दयाशंकर जी आपके पास। खेमचंद जी, आपने ये एक आखिरी लाइन बोली कि एक प्रायोरिटी जो है वो कुछ लोगों को ज्यादा दी जा रही है मंत्रिमंडल में शामिल करके। क्या लगता है, क्या किसी तरह का डर है जिसको लेकर ममता बनर्जी इन लोगों को शामिल कर रही हैं कि कल को राजनीति में, क्योंकि देखिए हिंसा तो अब चुनाव से पहले भी हो रही थी और चुनाव के बाद अब और ज्यादा तेज हो गई है, और अब सवाल कई तरह से ममता दीदी पर भी उठ रहे हैं। अब अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे नेता जो नाराज हैं, क्या उनको एक तरह से समझा जाए कि मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ दिलाने का मतलब यही कि उस नाराजगी की वजह से कुछ गड़े मुर्दे जो हैं वो बाहर ना हो, इसी वजह से उनको मंत्री बनाया जा रहा है? लोग वहां पर हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो प्रिय हैं, उनको उन्हें आगे लाना है। आप देखेंगे कैबिनेट में भी उनके नाम है, स्वतंत्र व्यवहार में भी उनके नाम है, आप देखेंगे एमओएस में भी उनके नाम है। जितनी संख्या, अगर आप कंपेयर करोगे हिंदू वर्सेस मुसलमान या हिंदू वर्सेस वहां पे जो माइनॉरिटी, अगर आप निकालोगे
तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हिंदुओं से परसेंटेज में बहुत ज्यादा है। जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, उनको पता है एक मुश्त उनको वोट मिले हैं और उन वोटों को कायम रखना है। दूसरा, हिंदुओं में डर पैदा करना है कि आपको जो पीट रहे हैं, जो आपको जो मार रहे हैं, आपके ऊपर जो अनाचार कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी मंत्री बना रहे हूँ, मतलब वो मेरे प्रिय हैं, वो करते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप भाग जाओ यहाँ से, आप यहाँ से बंगाल को छोड़ के चले जाओ। बंगाल पे अब कब्जा रोहिंग्या का रहेगा या बांग्लादेशी मुस्लिम्स का रहेगा, अब आपको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दीदी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के और बांग्लादेशियों के, पश्चिम बंगाल के जो हमारे प्रिय हिंदू भाई हैं, उनके साथ खड़ी हैं और आपको उन पे अनाचार करने नहीं देंगे। शबाना भी हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी संवाददाता, क्योंकि 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और अब किस तरह की तैयारियां जो है कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए की जा रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम शबाना से। लेकिन दयाशंकर जी, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन कमेंट में शबाना से ले लेती हूँ। शबाना, क्या कुछ अपडेट इस वक्त दीजिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या तैयारियां की गई है और खास तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था बेहद छोटा और बेहद सादा था। बिल्कुल, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज भी कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से आप देखें कि आपने जो तस्वीरें आपने देखी थी, जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण प्रोग्राम था तो काफी लिमिटेड लोग थे, 50 से ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन आज क्योंकि मरीजों की तादाद ज्यादा है, उनकी भी संख्या ज्यादा है और साथ ही उनके साथ आने वाले लोग भी, हालांकि कहा गया है कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लाया जाए, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं। लेकिन राजभवन में जिस तरह से तैयारी की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का काफी ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी लोग आए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। मिनिस्टर्स जिनको आज शपथ लेना है वो आना शुरू हो गए हैं राजभवन में और अब कुछ ही देर में सबसे अहम बात यह है कि ममता कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे भी शामिल हुए हैं जो पहले उनकी हुकूमत में जो वो मिनिस्टर्स थे। खासकर अमित मित्रा की आप बात करें, अमित मित्रा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बार इलेक्शन जीता था और कहा था कि वो तबीयत की खराबी की वजह से उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, उनकी हेल्थ कंडीशन उन्हें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आज हमने जब मिनिस्टर की लिस्ट देखी तो उसमें अमित मित्रा का भी नाम था और शायद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ही दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संभाला था फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बस कुछ ही दिनों में अमित मित्रा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो वो इलेक्शन की भी तैयारियां, जो बाई इलेक्शन है कई जगहों पर, वहाँ वो इलेक्शन की भी तैयारियां कर सकते हैं। और वहां से वो खासकर जो खरदा में जो इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के बाद वहाँ एक जो विधायक थे उनकी मौत हो गई थी कोरोना से। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी चल रही है, अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण भी होगा। शबाना, संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है राज्यपाल की तरफ से, जो टीएमसी के 4 विधायक हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट, कार्रवाई कोई हो रही है फिलहाल इस पर? सीबीआई को लेकर जो सीबीआई इंक्वायरी की बात है वो बंगाल में बहुत दिनों से चल रहा है और आप देखें कि मदन मित्रा वो मिनिस्टर थे और वो उसके बाद भी वो जेल गए थे, तो ममता हुकूमत ने संभाला है। अब देखना यह है कि जब एक तरफ पूरी ताकत के साथ बीजेपी भी एक बड़ी ताकत के साथ बंगाल में सामने आई है, बंगाल असेंबली इलेक्शन में, हालांकि सरकार बनाने का दावा पूरा नहीं हो पाया बीजेपी को, लेकिन बंगाल असेंबली में बीजेपी पूरी ताकत के साथ है। तो ऐसे में ममता के जो विधायकों को लेकर जो सीबीआई इंक्वायरी की बात शुरू हुई है, तो हम इस पर एक बड़ा ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाना। नजर भी बनाए रखिएगा, शपथ ग्रहण समारोह 10:45 पर शुरू होगा, जिसमें ममता की टीम के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। 25 पुराने मंत्री हैं, इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी मंत्री मंडल में शामिल होने जा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा हमारे साथ है, टीएमसी से हमारे साथ दयाशंकर जी हैं। दयाशंकर जी, क्योंकि मुझे यहाँ पर याद आ रहा है जब पहले हिंसा होती थी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसाओं का जो दौर है वो रहा है, तो उस वक्त ममता बनर्जी कहती थी कि हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें जब उन्हें दिखाया जाता है तो कहती हैं कि ये पुरानी तस्वीरें हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मानती हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है।
जिस प्रकार की हिंसा की आप लोग चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से एक पत्रकार को सामने आके कहना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, बांग्लादेश की महिला की तस्वीर उजागर होती है, तो हिंसा कराने वाले लोग कौन है? एक पिक्चर हुआ करता था, उसमें अमरीश पुरी था, जब चुनाव हार जाता है तो पूरे देश में आग लगवा देता है। क्या इसी प्रकार के ये लोग हिंसा कराने वाले लोग तो कहीं पीछे नहीं है? तो बहुत ही सोचनीय विषय है कि तत्काल किसी का शपथ ग्रहण समारोह हो और देश में कोरोना काल चल रहा हो, तो देश में के लोग जो है विपक्ष के, वो बंगाल में जाते हैं और उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये आप बताइए, 400 से अधिक किसान शहीद हो गए, पर डे 4000 से प्लस कोरोना से लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। क्या इससे कभी नहीं इन लोगों ने सोचा और इसके खिलाफ जंग लड़ा? नहीं, इसके खिलाफ जंग नहीं लड़ा, इन्होंने ताली थाली बजवाया। तो इन लोगों की विकृत मानसिकता, और खेमचंद्र शर्मा जी जो है अभी युवक हैं और इनको ये नहीं पता एक समुदाय की बात करते हैं। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में क्या कुछ किया, मुझे ये बताइए दयाशंकर जी, बाकी स्टेट या फिर पूरे देश को छोड़ दीजिए। खेमचंद्र शर्मा जी जिस प्रकार से एक लोगों का होने का आरोप लगाते हैं, जहां ये लोग दम भरते थे, जहां हिंदू 90% बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे टीएमसी इनका खाता तक नहीं खुला है। तो देखिए, राजनीति में सर्वधर्म समभाव में आस्था रखिए, देश में सभी लोग रहते हैं, सिर्फ पार्टिकुलर ये लोग एक लोगों की बात करते हैं, वो भी अब लोग इनकी बातों से अवगत नहीं। हमको देश में सबको रोजगार कैसे मिलेगा, सभी लोगों का विकास कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी, शिक्षा कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कुछ तो ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं, बताते हैं कि 92 पंचायत से ही श्री राम प्रभु का लोग नाम ले रहे हैं। क्या आपके घर नीतू जी या मेरे घर 25-30 सालों से प्रभु श्री राम का रामनवमी बनाया जाता है? हम तो भाई, हमारा उम्र तो काफी है नहीं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ रामनवमी हमारे पैदा के हमारे 10 पुरुष के पहले से बनाया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि दीदी ने राम का नाम ले लिया तो हम लोग ये कर गए। तो बड़ा ही आडम्बरी लोग ये लोग हैं, और किसी भी देवी देवता का बाजारीकरण करने वाले लोग हैं। अब तो देखिएगा कि इनका पतन कैसे हुआ, प्रभु श्री राम ने इनका हरण कर लिया, इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का। मानसिक स्थिति जब ये डिस्टर्ब हो गए, तो जय श्री राम कहने में कोई आपत्ति नहीं है टीएमसी को? हाँ, हम तो किसी को आपत्ति क्यों रहेगी? क्या ये इनके आने से श्री राम प्रभु पैदा हुए हैं? या दिलीप घोष तो बताते हैं कि हम महल बना रहे हैं, ये बताए कि दुर्गा कहाँ से? तो ये लोग तो क्या बताइए, अधिकतम मौतें जो कोरोना से हो रही है किस लोगों की हो रही है? और इन भाई साहब प्रवक्ता महोदय को ये बता दूं कि जो बता रहे हैं कि अधिकतम लोगों को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, मुश्किल से 8 से 10% लोग होंगे, यानी कि 4 या 5 लोग इसमें मिनिस्टर बन रहे हैं 43 लोगों में। तो कितने 4 लोगों में कितने % हुए? इनको कुछ जानकारी है नहीं। सिर्फ इनके अंदर देखिए, आतंकवादी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने बातों से लोगों को गुमराह करे, आपस में जहर घोलने का काम करे, मानसिक आतंकवाद। तो मानसिक आतंकवाद से ग्रसित लोगों के बारे में कि लोगों में देखिए, वो तो ऐसे लोगों के बीच में जहर बोते हैं कि जिसका नतीजा जो आने वाले समय में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। देश में सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। जी ऋतु जी, क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं ना 2 तरह की कैटेगरी भी, आतंकवादियों की आपने कैटेगरी भी बता दी और ये भी बता दिया कि किस तरह से आतंकवादी होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आतंकवादी की पार्टी है? क्या का आतंकवाद है? देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, 4 से 5 हजार लोगों की मौतें हो रही हैं, लगभग 4 लाख लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इस पे किसी ने धरना प्रदर्शन किस पार्टी ने किया? इसका आप नीतू जी नाम बता दें। ठीक है, मैं आऊंगी खेमचंद जी आपके पास, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज हम बैठे हैं बात करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह, विधायकों पर आपकी मुसीबत आ चुकी है, कैसे पार पाएगी आपकी ये पार्टी? क्योंकि लगातार हिंसा की जो खबरें हैं वो हो ही रही है, हिंसा का दौर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज आप कोरोना को लेकर जिक्र कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये नहीं बता रहे हैं आप कि पश्चिम बंगाल में हालात कैसे सुधरेंगे, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती आई है वो कैसे सुधरेगी? 10 साल का रिकॉर्ड आप लोगों का रहा है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की स्थिति इस तरह की हो गई है कि वहां पर रक्त रंजित का खेल चल रहा है। खेमचंद जी क्या कुछ कहेंगे, आप बोलिए। देखिए, दयाशंकर जी ने बहुत ही उचित शब्द का उपयोग किया और वो अपनी पार्टी के लिए किया। और आतंकवादी ये सिर्फ मानसिक आतंकवादी नहीं, वहां पे ये फिजिकल आतंकवाद भी फैला रहे हैं।
वहां लोगों को मार रहे हैं, वहां पे लोगों की प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, वहां पे सरकारी संरक्षण में बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। डेली खबर आ रही है। इवन हमारा नंदीग्राम में कार्यालय जलाया गया, कोलकाता में कार्यालय जलाया गया, गांव और टाउन की बात तो छोड़ दीजिए, वहां पे तो बहुत ज्यादा हिंसा फैली हुई है। और ये बात करते हैं पूरे बंगाल की, ये बात करते हैं समस्त बंगाल की। अरे भैया 2,28,00,000 लोगों ने हमें वोट किया है, आपकी सीट ज्यादा है लेकिन आपसे हमारी वोट बहुत ज्यादा कम नहीं है। आपको 2,80,00,000 के आसपास वोट मिली है और हमें 2,28,00,000 के आसपास वोट मिली है। सिर्फ 50 लाख के आसपास वोट का फर्क है और वो भी हम पहली बार 3 से 77 पे पहुंचे हैं और 77 से 225 पहुंचने में हमें टाइम नहीं लगेगा। रही बात आपके घमंड की, घमंड आपकी बातों से दिख रहा है। आप कह रहे हो 10% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप पर्टिकुलर धर्म वालों को। 40 के आसपास आज मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आपको पता है उसमें कितने नाम है? 10% का मतलब होता है 4, 8% का मतलब होता है 3, 3.5 के आसपास। आपको जब चीजें नहीं पता तो लंबी लंबी बातें ना करें। लिस्ट में देखें कितने नाम है, आपको पता चलेगा। 10% नहीं, वो 25 से 30% निकलेंगे। तो आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, लेकिन गलत पार्टी का साथ दे रहे हो, गलत मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हो, गलत विचारधारा का साथ दे रहे हो। आप भगवान राम को मानते होंगे, मैं मानता हूं, आप पे विश्वास करता हूं, लेकिन सभी ने देखा दीदी को, जैसे ही जय श्री राम बोलते थे उनको तो नमक मिर्च लग जाती थी, वो तो उछल पड़ती थी। मेरे पास समय की कमी है। फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से ही लेना चाहूंगी। मुझे लगता है खेमचंद जी और दयाशंकर जी कि आप लोगों को साथ में आकर काम करने की जरूरत है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग लेकर काम करने की जरूरत है। कोरोना की स्थिति है, ऊपर से ये हिंसाएं हो रही है, इन हिंसाओं पर ना सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है बल्कि इन हिंसाओं को भी रोकने की जरूरत है। ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, दयाशंकर जी, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो बदल रहा है और जनता जो है वो वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और इसीलिए भरोसा आप लोगों पर जताया है कि इसे अब खत्म करें। इस हिंसा जो ये हिंसाएं हो रही है, इन हिंसाओं को रोके दयाशंकर जी। तो मुझे लगता है केंद्र के साथ कदम से कदम और सहयोग के साथ आपको चलना चाहिए। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार रही उससे निजात पाने के लिए टीएमसी का लोगों ने साथ दिया और ये तीसरी बार जिस तरह से प्रचंड बहुमत दिया है, कहीं ना कहीं टीएमसी जो है जिस प्रकार की वहाँ घटनाएं होती थी उन घटनाओं में लगभग निजात पाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बहुरूपीय जो देश का विकास करना चाहिए, देश की जीडीपी बढ़ाना चाहिए तो दाढ़ी बना के घूम रहे हैं, जिससे क्या है और अनर्गल बातों का वायरल कराया जा रहा है इनके लोगों के द्वारा। तो जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी देखिए, सबको मिलकर जो है देश की जो माली स्थिति है, हम लोग विदेशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। ये स्थिति देश में विश्व गुरु बनने चले थे, अब क्या बताया जाए कौन सा गुरु बन गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला लगातार रहेगा। फाइनल कमेंट खेमचंद जी, क्योंकि मुझे वाकई ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह की स्थिति है ऐसे में केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से ही राज्य और पूरे देश का जो है वो भला हो सकेगा। हेमचंद जी। नीतू जी, सबसे पहले तो दयाशंकर जी को अपनी बात को वापस लेना पड़ेगा कि वो एक देश के प्रधानमंत्री को ढोंगी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और ये चीजें सही नहीं है। मैं भी दीदी पे अभद्र टिप्पणी कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता नहीं। सब जानते हैं कि दीदी के पैर में लगी थी, वो किस वजह से लगी, किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और किस तरीके से दीदी ने चुनाव प्रचार के समय बहुत सारी चीजें दिखाई। प्रधानमंत्री पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये निंदनीय है। मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, इस तरीके के घमंड का उपयोग करना गलत है। केंद्र सरकार बंगाल के साथ खड़ी है, अगर ये सार्थक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, हम इनकी मदद करेंगे। हम राज्य में भी इनके साथ खड़े हैं, केंद्र की तरफ से भी खड़े हैं, लेकिन ये हिंसा फैलाएंगे, लूटपाट करेंगे, लोगों को मारेंगे और अपीजमेंट की राजनीति करेंगे तो पुरजोर इनका विरोध किया जाएगा। हम
सड़क पर भी विरोध करेंगे। चलिए, गाँव में फिलहाल भी अब इस करेंगे, पूरे विधानसभा मामले में भी राज्यपाल करेंगे। ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि राजधर्म का पालन होना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की इजाजत भी अब मिल चुकी है। देखना यह है कि अब कैसे पश्चिम बंगाल में आगे की राजनीति जो है सर चढ़कर बोलेगी और इसके साथ ही साथ क्या वाकई हिंसा जो है पश्चिम बंगाल में खत्म होगी या फिर इसी तरह की स्थिति होगी, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमान का, चर्चा में हमारे साथ आप जुड़े। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया, दयाशंकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और ये खास चर्चा की। तो कुल मिलाकर 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल में जो मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, बेहद साधे और कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए यह समारोह होगा। अब से थोड़ी देर बाद यह समारोह जो है शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ले चुकी है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे उनके, और इस नए चेहरे के साथ आगे की रणनीति जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तैयार करेंगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सहारा प्रणाम।